अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। औरंगज़ेब का बाप विलायत दीन खारियाँ के करीब एक गांव के एक हिंदू जमींदार राजा खेरन के खेतों में बहैसियत मज़ारे काम किया करता था। 1932 में औरंगज़ेब की उम्र 19 साल और उसकी बहन नूरुल ऐन की उम्र 17 साल थी। विलायत दीन की बीवी तपे दिख के आरसे के बायस काफ़ी अरसे से चरपाई से लगी माजूरी की ज़िंदगी गुजार रही थी। विलायत दीन ने अपने मकान के सामने कुछ भेड़ बकरियां पाली हुई थीं, जिन्हें कभी औरंगज़ेब और कभी नूरुल ऐन चराया करते थे। बकरियों का दूध राजा खेरन की हवेली में फरोख्त किया जाता था। इससे विलायत दीन को इजाफी आमदनी हो जाया करती थी। जबकि गोश्त के काबिल फरवा भेड़ बकरियों को विलायत दीन मकामी कसाईयों को गोश्त के खर्च से फरोख्त कर दिया करता था। विलायत दीन जिस जगह रहता था वहाँ इर्द गिर्द हिंदू सिख की अक्सरियती आबादी थी। हिंदू सिख फितरी तौर पर मुसलमानों को हिकारत की निगाह से देखा करते थे, इसीलिए विलायत दीन भी उनसे घुलने मिलने की कोशिश न करता। वो अपना ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारा करता था। एक सुबह नूरुल ऐन अपनी भेड़ बकरियों को चराने इलाके की करीबी वादी में गई तो शाम को उसकी बकरियां तो वापस आ गईं, लेकिन वो न आई। विलायत दीन औरंगज़ेब तशवीश और परेशानी के आलम में उसे इर्द गिर्द के इलाके में ढूंढने निकल गए। उन्होंने पहाड़ों चरागाहों में चिल्ला चिल्ला कर पुकारा, नूरुल ऐन, नूरुल ऐन, लेकिन उनकी तलाश भिसियार के बाद भी नूरुल ऐन न मिली। वो थकार कर मायूसी के आलम में अपने घर आ गए, जहां नूरुल ऐन के लापता होने की खबर सुनकर लोग जमा हो गए थे। विलायत दीन की बीवी खाट पर पड़ी बिलक बिलक कर लोगों से फरियाद कर रही थी कि खुदा के वास्ते मेरी बेटी नूरुल ऐन को तलाश करके लाओ। औरंगज़ेब भी माँ से लिपट कर रोने लगा, जबकि विलायत दीन इन्हें तसल्लियाँ देने लगा। माँ, हमने नूरुल ऐन को बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। औरंगज़ेब ने उसे बताया। कुछ देर बाद जमींदार राजा खेरन अपने चंद कारिंदों के साथ आ गया। उसे देखकर विलायत दीन इसके करीब रोता हुआ गया और उसके पांव पर गिरकर गिड़गिड़ाकर बोला, राजा साहब, मेरी बेटी लापता हो गई है। मैंने और औरंगज़ेब ने उसे बहुत तलाश किया, लेकिन वो हमें नहीं मिली। मेरी इस मामले में मदद करो। राजा खेरन ने इसे कदमों से उठाया और अपने साथ लगाते हुए कहा, विलायत दीन, मैंने अपनी हवेली में तेरी बेटी की गुमशुदगी की इत्तला सुन ली थी। तू परेशान न हो, मैं अभी तेरा ये मसला हल करता हूँ। उसने विलायत के मकान में मौजूद लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम एक लम्हे के लिए मेरे पास आओ। सब उसके पास आ गए। तुम लोग यहाँ फजूल खड़े क्या कर रहे हो? राजा खेरन ने इन्हें डांटते हुए कहा, मूर्ख हो, तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारा पड़ोसी विलायत दीन इस वक्त कितने कर्ब से गुजर रहा है? इसकी बेटी लापता हो गई है। हम सबका यह अखलाकी फ़र्ज है कि हम विलायत दीन की इस मुसीबत में उसका भरपूर साथ दें। तुम में से नौजवानों की टीमें दूर दराज के इलाका जात में जाकर बच्ची की तलाश में निकलें और अधेड़ उम्र अफराद इर्द गिर्द के उन इलाकों में जहां नूरुल ऐन अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाया करती थी वहां जाएं। विलायत दीन मेरा पुराना वफादार मज़ारे है, उसने मेरी बड़ी खिदमत की है। राजा खेरन ने विलायत दीन औरंगज़ेब को कहा कि तुम दोनों आराम से अपनी झोपड़ी में बैठो, ये गांव के लोग तुम्हारी बेटी को ढूंढ लाएंगे। गांव के हर उम्र के लोग सारी रात करिया करिया फिरकर गुमशुदा नूरुल ऐन को तलाश करते रहे। बिलाखिर रात के दूसरे पहर नूरुल ऐन मुर्दा हालत में गांव की हदूद से बाहर एक सूखे कुएं में मिल गई। नूरुल ऐन की लाश को गांव के चंद नौजवान उठाकर लाए तो विलायत दीन बेटी की लाश देखकर बेहोश हो गया, जबकि नूरुल ऐन की मां ने दीवानों की तरह अपने बाल नोचना शुरू कर दिए। औरंगज़ेब रो रो कर इतना हलकान और बेहाल हुआ कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। नूरुल ऐन का मुंह बुरी तरह सूजा हुआ और पसलियां टूटी हुई थीं, जबकि उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था और ये इस अमर का सबूत था कि किसी ने इसके साथ पहले मुजरिमाना हमला किया है और फिर उसे कत्ल कर दिया है। हाय, किसने मेरी बच्ची के साथ ये जुल्म किया है? उसकी माँ आसमान की तरफ मुंह करके बैन करने लगी, ऐ खुदा, मेरी बेटी के साथ जिसने इतना जुल्म किया है तू उसे इसी तरह जलील और रुसवा करना जिस तरह हम हुए हैं। वो बेचारी इसके सिवा और कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर बाद मुतालिका थाने से पुलिस भी पहुंच गई।
टहल धर्म थानेदार ने सबसे पहले विलायतुद्दीन और औरंगजेब दोनों को अपने पास बुलाकर पहले उनसे नूरलैन के बेईमाना कत्ल पर इजहार अफसोस किया और फिर उन्हें कहा कि तुम इस बात की चिंता न करो कि मैं तुम्हें इंसाफ ना दिलवाऊंगा। मैं तुम्हारी बहन के कातिल और इसकी इज्जत खराब करने वाले को इबरत के निशान में तब्दील कर दूंगा, लेकिन मुझे अब इस मामले में बाकायदा कानूनी कार्रवाई करनी है। मेरी आप दोनों से विनती है कि तुम दोनों मेरे साथ भरपूर ताउन करना और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। सरकार, हम रहे गरीब मज़ारे, औरंगजेब ने मुंह बसोरते हुए कहा। हमारी कौन सुनता है? अरे मैंने तुझे पहले ही कह दिया है कि तू इस बात की फिक्र न कर कि तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, थानेदार ने कहा। अरे मैं जो आ गया हूँ तुम्हारी दादरसी के लिए। जमींदार राजा खेरन जो करीब ही खड़ा था वो दोनों बाप बेटे के करीब आया और उसने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, मैं नूरलैन की इज्जत लूटने और उसे कत्ल करने वाले खूनी हाथों की खोज लगा कर रहूंगा। तुम लोग सब से काम लो। थानेदार टहल धर्म को अपनी कानूनी कार्रवाई करने दो। सरकार, कैसी कानूनी कार्रवाई करेंगे? विलायत ने पूछा। जो बेहतर होगा हम वो करेंगे, थानेदार ने तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन याद रखो, इस बात की एहतियात रहे कि तुमने मकतूला की मैयत को किसी हाल में छेड़ना नहीं है। हमने इसकी मैयत को पोस्टमार्टम और कुछ ज़रूरी मेडिकल रिपोर्टों के लिए जहलम शहर के सरकारी अस्पताल लेकर जाना है। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते मेरी मजलूम बेटी की मैयत की बेहुरमती न करना, विलायतुद्दीन की बीवी ने चारपाई पर पड़े पड़े बेबसी से रोते हुए कहा। माताजी, मकतूला के साथ जुल्म करने वाले को पकड़ने और कानूनी अमल से गुजारने के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, थानेदार ने कहा। ये बातें सुनकर हिजूम में से एक हिंदू बुढ़िया आगे बढ़ी और उसने थानेदार पर चिल्लाते हुए कहा, एक तो नूरलैन के साथ ज्यादती हुई है और अब तुम ये चाहते हो कि इसके मरने के बाद इसकी लाश की चीरा फाड़ी करवा के और जलील करो। मासी, तू दरमियान में हमें अपना मशवरा न दे, थानेदार ने कहा। मकतूला के खानदान से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। ये जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इधर आओ विलायतुद्दीन, राजा खेरन ने कहा। तूने मकतूला का पोस्टमार्टम करवाना है या नहीं? तू जैसा चाहेगा मैं थानेदार साहब से कहकर वैसा ही करवा देता हूँ। ये बहुत अच्छा ताउन करने वाला इंसान है। ये वही करेगा जो मैं उसे कहूँगा। विलायतुद्दीन, तू क्या कहता है? सरकार, मुझे तो सच्ची बात है कुछ सुझाई नहीं दे रहा, विलायत ने गमज़दा आवाज़ में कहा। किसी जालिम ने मेरी बेटी की न सिर्फ बेहुरमती की बल्कि उसे जान से भी मार दिया है। राजा साहब, अब आप ही बतलाएं, मेरे पास क्या रह गया है? मुझे बस मेरी बेटी की जान और इज्जत को पामाल करने वाला मुजरिम चाहिए। नहीं बाबा, मैं अब ये गवारा नहीं करूँगा, औरंगजेब ने तड़प कर कहा। मेरी बहन की मैयत को शहर के अस्पताल में चीर फाड़ और दीगर डॉक्टरी रिपोर्टों के लिए घसीटा जाए। विलायतुद्दीन, तेरे साथ जो जुल्म हो गया सो हो गया, लेकिन तू अब अपनी मरी बेटी को गुस्ल देकर इज्जत से कब्र के हवाले कर। रहा सवाल कानूनी चाराजोई का, तो वो थानेदार साहब संभाल लेंगे, राजा खेरन ने औरंगजेब की बात सुनकर कहा। बस थानेदार साहब, मेरी बहन का कातिल किसी सूरत नहीं बचना चाहिए, औरंगजेब ने कहा। थानेदार धर्म टहल औरंगजेब के करीब गया और उसे अपने दिल से लगाकर चुमकारते हुए कहा, बेटा देख, मैं तेरी बहन के साथ जुल्म करने वाले के साथ क्या सलूक करता हूँ। मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। टहल धर्म, तू कुछ ऐसा कर के कानूनी तकाजे भी पूरे हो जाएं और मकतूला का पोस्टमार्टम भी ना हो, राजा खेरन ने थानेदार से कहा। थानेदार धर्म टहल ने काफ़ी देर तक मुर्दा नूरलैन के जिस्म का मुख्तलिफ जावियों से जायज़ा लेने के अलावा उसकी कई तस्वीर बनवाईं और कई मकामी देहातियों के बयानात लिए। इसके बाद उसने विलायतुद्दीन औरंगजेब को मैयत दफनाने की इजाज़त के साथ ये कहा कि तुम दोनों मुझसे राब्ते में रहना। उधर जमींदार राजा खेरन ने भी दोनों बाप बेटे को यकीन दिलाया कि वो थानेदार से इस केस की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट लेता रहेगा। नूरलैन को आहों और सिसकियों के साथ दफना दिया गया। उसकी अपाहिज माँ, बाप विलायत और भाई औरंगजेब आखिर तलक धाड़े मार मार कर रोते रहे। वो बेचारे इसके सिवा कर भी क्या सकते थे। मकतूला की तदफीन और कफन दफन पुरसे के लिए आने वाले मेहमानों के तमाम अखराजात राजा खेरन ने अदा किए। उसके साथ साथ थानेदार धर्म टहल औरंगजेब और विलायतुद्दीन के साथ मुख्तलिफ जगहों में जाकर इन्वेस्टिगेशन करता रहा। तू अब बूढ़ा हो गया है, 3 रोज बाद राजा खेरन ने विलायतुद्दीन को कहा। तू अब घर पर आराम कर और मैं तुझे 200 रुपये महाना वजीफा दिया करूँगा।
और इन पैसों के अलावा अपनी भेड़ बकरियों और दूध का काम भी जारी रख। विलायतुद्दीन को राजा खैरन की बात मुनासिब लगी और उसने मुफ्त के 200 रुपये माहवार लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी। अब औरंगजेब अपने बाड़े में पाली हुई बकरियों को चराता, इनसे हासिल दूध को राजा खैरन की हवेली और इर्द गिर्द के साहिब हैसियत लोगों को फरोख्त करता, जबकि विलायतुद्दीन गोश्त की खर्च से दूध से सूखी बकरियों को कस्साबों को फरोख्त करने के मामलात वगैरह संभाला करता था। इस दौरान थानेदार टहल धर्म ने नूरुलैन के कत्ल और ज्यादती के शुबे में गांव के कई मशकूक लोगों को पकड़ लिया, लेकिन उसने इन सबको बगैर किसी पेशरफ्त के छोड़ दिया। वो विलायतुद्दीन औरंगजेब को आए रोज थाने बुलाकर तिफ्ल तसल्लियां देता रहा। दूसरी तरफ राजा खैरन कुछ रोज तक तो माँ बेटे के साथ थाने कचहरियों में जाता रहा, लेकिन फिर उसने भी उनके साथ अपने ताउन में सुस्त रवि दिखाना शुरू कर दी। बिलाखिर एक दिन विलायतुद्दीन खुद ही थक हार कर धर्म टहल थानेदार के दफ्तर में चिल्लाकर कहा, मैं नूरुलैन के कत्ल और बेहुरमती का मामला अपने खुदा पर छोड़ता हूँ। थानेदार ने उसकी जानिब से बयान सुनकर ये किया कि नूरुलैन के कत्ल और इस केस में ज्यादती का केस किसी नामालूम शख्स पर डालकर केस फाइल कर दिया। इस दौरान नूरुलैन की माँ, जो पहले ही तपे दिख के मर्ज का शिकार थी, वो अपनी बेटी नूरुलैन की इज्जत लूटने और कत्ल का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और मर गई। जमींदार राजा खैरन हस्ब बादा विलायतुद्दीन को माहाना 200 रुपये भेजता रहा। इस कहानी में एक नया मोड़ इस तरह आया कि एक दिन औरंगजेब अपनी बकरियों को चराते हुए एक ऐसी जगह जा निकला जहाँ ठहरे पानी का बहुत गहरा जौहर था। वो वहां अपनी बकरियों को पानी पिलाने की गरज से जा रहा था कि अचानक उसके कानों में फलक शिगाब आवाजें टकराईं, बचाओ बचाओ, भगवान के वास्ते कोई है जो मेरी जिंदगी बचा ले, मैं डूब रहा हूँ। औरंगजेब बिजली की रफ्तार से उस गज की तरफ भागता हुआ पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक आशना सा शख्स जौहर में तकरीबन डूबने के करीब है और वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। औरंगजेब ने आओ देखा न ताओ करीब पड़ी एक लंबी सी शाख उठाकर उसकी जानिब बढ़ाई ताकि वो इसे पकड़कर बाहर आ जाए। डूबने वाले ने शाख को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसे पकड़ने में नाकाम रहा। तो औरंगजेब ने उसे कहा कि तू फिक्र न कर, मैं खुद जौहर में उतर कर तुझे बचाने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, मेरा बचना मुश्किल है, इस आदमी ने कहा, तुम अपनी जिंदगी को खतरे में न डालो। औरंगजेब ने कहा कि बेशक तुम्हें बचाने में मेरी जिंदगी ही क्यों न चली जाए, मैं कोशिश जरूर करूंगा। औरंगजेब ने अपनी जान पर खेलकर डूबते हुए शख्स को बचाकर उसे एक खुश्क जगह पर लिटाया। औरंगजेब, तुमने मेरी जिंदगी बचाकर मुझे उम्र भर के लिए खरीद लिया है, उस आदमी ने उसके पांव पकड़कर कहा। मैं तो तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचाना? तुम कौन हो? औरंगजेब ने पूछा। मेरा नाम धूमनी है, इस शख्स ने कहा, और मैं जमींदार खैरन के पनोरे का खास बंदा हूँ। पनोरा या पनोरे दरअसल पन्ने से निकला है। पन्ने से मुराद है इलाके के बड़े बदमाश या जमींदार की रिहाइशगाह से हटकर वो बड़ी बैठक होती थी जहाँ उसके यार दोस्त डेरा लगाते थे। इसे रिहाइशगाह भी कह सकते हैं। तुम तो मेरे लिए भगवान बनकर आ गए, जिसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे नया जीवन दिया है, धूमनी ने हाथ जोड़कर कहा। अगर मैं तुम्हें ना बचाता तो मेरा ज़मीर मुझे सारी उम्र लान तान करता, औरंगजेब ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, और इस बात के लिए मुझे खुदा के आगे जवाबदेह होना पड़ता। वैसे भी मैं जिंदा कहाँ हूँ? मेरी प्यारी बहन नूरुलैन का जिस दिन कत्ल हुआ है, मैं तो उसी दिन मर गया था। मैं तो सिर्फ एक जिंदा लाश हूँ। तुम बार बार अपनी जान बचाने का मुझसे शुक्रिया अदा न करो। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया कि तुमसे पूछूं कि मैं तो इस जगह अपनी भेड़ बकरियां चराने आया था। तुम यहाँ कैसे आए जो डूबने लगे? मैं दरअसल यहाँ अपने मालिक राजा खैरन के लिए जंगली खरगोश के शिकार के लिए आया था, धूमनी ने कहा। मैंने एक बड़े खरगोश को, एक किस्म का छोटा हथियार होता है जिससे छोटे जानवर शिकार किए जाते हैं, सोना मारा था, जिससे वह हल्का सा जख्मी होकर भाग रहा था। उसे पकड़ने की कोशिश में इस जौहर में गिरकर मैं अंदर मौजूद चिकनी कीचड़ में धंसने लगा। राजा खैरन को जो शिकारी जंगली खरगोश को पकड़कर लाकर देता है तो वो खुश होकर इनाम में कुछ रुपए दे देता है। सच्ची बात यह कि मैं इसी लालच में यहाँ आया था। आज राजा खैरन के चंद खुसूसी दोस्त आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम चंद जंगली खरगोशों का शिकार करने की कोशिश करो। वो इसे अपने दोस्तों को देसी
शराब के साथ पेश करेगा। अभी इन दोनों के माबैन की बातें हो ही रही थीं कि अचानक धूमनी फूट फूट कर रोने लगा और साथ ही इसी हालत में औरंगजेब के कदमों में बैठ गया। धूमनी भाई, तुझे क्या हुआ है? तू इस तरह बिलक बिलक कर क्यों रो रहा है? औरंगजेब ने हैरान होकर पूछा। अभी तुमने कुछ लम्हे पहले मुझे कहा था कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे मरने के बाद तुमसे पूछता कि तुमने किसी डूबते शख्स को डूबने से क्यों न बचाया। तुमने मुझे मरने से बचाकर अपने ज़मीर के जिंदा होने और खुदा के सामने सुरखरू होने का सबूत फराहम कर दिया है। तुमने तो अपने ज़मीर को मरने नहीं दिया, लेकिन मैंने भी तो अपनी मर्ग के बाद अपने भगवान की अदालत में पेश होकर अपने काले करतूतों का जवाबदेह होना है। तुम और काले करतूत? औरंगजेब ने एक बार फिर मुतजस्सिस होकर पूछा। हाँ, लड़कियों औरतों की इज्जतों से खिलवाड़ करने वाले जालिम बेरहम जमींदार राजा खैरन की अय्याशी की लिवाजमात का मैं इंतजाम करता हूँ, धूमनी ने कहा। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि काश तुम मुझे भगवान की सूरत में आकर इस छोड़ में डूबने से ना बचाते, मैं मर जाता तो बेहतर होता। धूमनी, तुम इस किस्म की उलझी बातें करके मुझे पहेलियों में न डालो, औरंगजेब ने कहा। तुम मुझे अब वो बतलाओ जो तुमको परेशान कर रहा है। औरंगजेब भाई, तुम मेरे मोहसिन और शरीफ इंसान हो, धूमनी ने कहा। तुमने तो मेरा ज़मीर जगा दिया है। ये तुम अपने ज़मीर के जागने की क्या बात कर रहे हो? औरंगजेब ने तजस्सुस से उससे पूछा। क्या पहले तुम्हारा ज़मीर सोया हुआ था? मैं तो इस बात से उलझ गया हूँ। मैं तुम्हारे सामने एक भयानक इंकिशाफ करने वाला हूँ, धूमनी ने कहा। पहले तो तुम मुझसे वादा करो कि उसे सुनकर फौरी तौर पर इश्तियाल में नहीं आओगे और न ही फौरी तौर पर अपने रद्द अमल जाहिर करोगे। औरंगजेब ने इससे वादा किया कि जैसा वो चाहेगा वो वैसा ही करेगा। धूमनी ने उसके सामने ये भयानक इंकिशाफ किया कि तेरी बहन नूरलैन की बेहुरमती और उसे कत्ल करने वाला मरकजी किरदार राजा खैरन ही है। औरंगजेब ने इस वक्त धूमनी के मुंह से ये इंकिशाफ बड़े तहम्मुल से सुना। धूमनी ने इस वारदात की तफसील यूं सुनाई। एक दिन राजा खैरन के 3 बदमाश दोस्त उसे मिलने उसके डेरे में आए, बलराज, सानू और मुकेश। दरअसल राजा खैरन ने अपने दोस्तों के लिए ये दावत शराब और अय्याशी के लिए सजाई थी। इस वक्त पनोरे में राजा खैरन और पनोरे का करता धरता माजू सिंह भी था, यानी ये टोटल 5 अफराद थे। ये पांचों एक मखसूस जगह बैठकर शराब के साथ साथ काजू और जंगली खरगोश के मज़े उड़ा रहे थे। यार, अगर किसी हसीना मिल जाए तो बड़ा मज़ा आए, मुकेश ने राजा खैरन को कहा। हाँ यार खैरन, तेरी ये दावत कुछ अधूरी है, बलराज ने दरमियान में लुकमा दिया था। तुम्हारी राहत का सामान इसलिए मुश्किल है कि आजकल मेरी दोस्त सोनिया बनारस गई हुई है। अरे खैरन, इस किस्म की बातें करके हमें बदमज़ा न कर। ये पांचों दोस्त आपस में बैठे फहश गुफ्तगू करने लगे। इसी दौरान मौजा सिंह किसी काम से बाहर गया। वो थोड़ी देर बाद अपने साथ तेरी मासूम बहन नूरलैन को चरागाह से वरगला कर ले आया और उसे कहा कि तेरा बाप राजा खैरन के पनोरे में है और वो तुझे बुला रहा है। वो बेचारी इसके बहकावे में आ गई। उसने जब पनोरे में अपने बाप को न पाया और वहाँ राजा खैरन और इसके 4 दोस्तों की शैतानी नज़रों को देखा तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके भागने की तमाम कोशिशें उस वक्त रायगा गईं जब राजा खैरन समेत 5 कुत्तों ने उस मासूम बच्ची को आराम से शिकार कर लिया। इस बेचारी के तो अपने हाथ में पकड़े बकरियों को हकाने वाले डंडे से मज़ाहमत की कोशिश की थी, लेकिन भेड़ियों के आगे वो मासूम बेबस हो गई और अपनी इज्जत गंवा बैठी। इसके बाद राजा खैरन ने मजबूती से उसका गला घूटा। जब तक वो मर न गई उसके दोस्त तो खुश होकर चले गए, लेकिन अब राजा खैरन के नज़दीक सबसे बड़ा मसला मकतूला नूरलैन की लाश को ठिकाने लगाने का था। उसने माजू सिंह को कहा कि लड़की की लाश को किसी वीरान कुएं या मुनासिब जगह फेंक आओ। लिहाजा उसके हुक्म पर तेरी बहन की लाश को राजा के कुंडों ने मुनासिब जगह फेंक दिया। औरंगजेब ने बड़े तहम्मुल से धूमनी की बात सुनी और फिर उससे पूछा कि क्या तुम भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने तेरी बहन की लाश को सूखे कुएं में फेंका था? नहीं औरंगजेब भाई, धूमनी ने कहा। मैं इस वक्त पनोरे की रसोई में राजा खैरन के दोस्तों के लिए शराब और मेवे जात का बंदोबस्त कर रहा था। भगवान जानता है, जिस वक्त तुम्हारी बहन को राजा खैरन और उसके दोस्त मुजरिमाना हमले का निशाना बना रहे थे तो वो मंजर मुझसे और मेरे साथी परान से देखा नहीं जा रहा था। ये परान कौन है? औरंगजेब भाई, दरअसल परान और मैं राजा खैरन के डेरे की रसोई में उसके जल पान के फराइज सरंजाम देते हैं।
اس کے بعد اورنگزیب نے دھومنی سے مکیش بلراج سانو کے بارے میں تفصیل سے ان کی رہائش گاہوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آخر میں دھومنی نے اسے نصیحت کی کہ اسے قانون سے کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راجا کھیرن کے ہاتھ بہت لمبے اور اثر و رسوخ والے ہیں۔ وہ اپنی دولت کی بدولت قانونی مشینری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دھومنی نے اس کے سامنے یہ بھی انکشاف کیا کہ زمیندار راجا کھیرن نے تھانے دار دھرم ٹہل کے منہ میں بھی بڑے نوٹوں کی گڈیاں ٹھوس کر اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ تھانے دار دھرم ٹہل نے جان بوجھ کے قتل اور عزت کے لٹنے میں کسی کو ملزم نامزد نہیں کیا، بلکہ اس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف کچا پرچہ کاٹا ہے۔ دھومنی، تم اس سلسلے میں کس طرح میری مدد کر سکتے ہو؟ اورنگزیب نے پوچھا۔ دھومنی نے اسے کہا کہ وہ ڈیرے کی ہر خبر اسے کسی طے شدہ جگہ پر دیا کرے گا۔ دونوں واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ گھر پہنچ کر اورنگزیب نے سب سے پہلے دھومنی کی طرف سے کیا گیا انکشاف جب اپنے باپ ولایت کو بتایا تو اس نے پہلے راجا کھیرن کے اس میں ملوث ہونے کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ راجا کھیرن ایک اچھا اور ہمارا ہمدرد انسان ہے۔ اس نے نہ صرف میرا 200 روپے کا وظیفہ باندھ دیا ہے بلکہ اپنی مارکیٹ میں اس نے مجھے دکان بھی دی ہے، اور اس سے بڑھ کر اس نے نور العین کو تلاش کرنے اور پھر اس کے قتل ہونے کے بعد تھانے کچہریوں میں ہماری کتنی مدد کی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ راجا کھیرن کے کسی دشمن نے تجھے اس کے خلاف من گھڑت کہانی سنا کر بھڑکا دیا ہے۔ نہیں بیٹا، لگتا ہے کہ تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تو مجھے اس کا نام تو بتلا جس نے تجھے یہ بات بتلائی ہے۔ باپ کے بہت اصرار کے باوجود اورنگزیب نے دھومنی کا نام نہ بتلایا۔ دوسرے روز اورنگزیب تھانے دار دھرم ٹہل کے پاس تھانے پہنچا اور اسے کہا کہ وہ نور العین کی عزت لوٹنے اور قتل کے سلسلے میں راجا کھیرن کے خلاف پرچہ کاٹے۔ تھانے دار دھرم ٹہل نے اسے جھڑکی دیتے ہوئے کہا کہ تیرے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ راجا کھیرن ہی اس میں ملوث ہے؟ اورنگزیب نے اسے کہا کہ یہ بات مجھے اس کے ڈیرے کے ایک خاص آدمی نے بتلائی ہے۔ تو مجھے اس گواہ کا نام بتلائے گا تو میں اس کی بنیاد پر راجا کھیرن کے خلاف پرچہ کاٹوں گا، تھانے دار نے کہا۔ اورنگزیب چاہتا تھا اور جانتا بھی تھا کہ اگر اس نے دھومنی کا نام بتا دیا تو راجا کھیرن اسے بھی مروا دے گا، اس لیے اس نے تھانے دار سے کہا کہ وہ پرچہ کاٹ لے، وہ وقت آنے پر گواہ پیش کر دے گا۔ تھانے دار نے اسے لتاڑ کر تھانے سے بھگا دیا۔ تھانے سے ذلیل و خوار ہونے کے بعد اورنگزیب اپنے گھر نہ آیا۔ اس کا باپ ساری رات دروازے پر اس کی راہ تکتا رہا۔ اس طرح 15 دن ہو گئے۔ اورنگزیب کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا۔ ادھر زمیندار کھیرن نے اس کے باپ ولایت کو یہ کہہ کر ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ میں نے تیرے خاندان پر لاتعداد احسانات کیے ہیں، تیرا بیٹا مجھے ہی نور العین کے قتل کے جرم میں ملوث کر رہا ہے۔ راجا کھیرن نے اس کے باپ کو دھمکی دی کہ وہ اس کا ماہانہ وظیفہ بند کر دے گا بلکہ اسے اس کی دکان سے بھی بے دخل کر دے گا۔ اورنگزیب کے لاپتہ ہونے کے 15 روز بعد رات کے تیسرے پہر راجا کھیرن کے ڈیرے کی پچھلی دیوار میں سے 10 نقاب پوش کودے۔ انہوں نے سب سے پہلے وہاں کے 2 چوکیداروں کے ہتھیار چھینے اور پھر ان کو باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ نقاب پوش راجا کھیرن کی خوابگاہ میں گھسے۔ ان نقاب پوشوں نے راجا کھیرن اور اس کی پتنی کو سوتی حالت میں بندوقوں کے بٹ مار کر اٹھایا۔ دونوں ہڑبڑا کر اٹھے۔ ان نقاب پوشوں میں سے ایک نے اپنا نقاب اٹھایا تو راجا کھیرن اس کو دیکھ کر دہل گیا۔ تم اورنگزیب کیا چاہتے ہو؟ اس نے ہڑبڑائی ہوئی آواز میں کہا۔ اورنگزیب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق کا بٹ اس کے سر پر مارتے ہوئے کہا، اورنگزیب نہیں، رنگا۔ اورنگزیب مر چکا ہے۔ میں تجھے جان سے مارنے آیا ہوں، لیکن اگر تو میرے سامنے میری بہن کی عزت لوٹنے اور اس کے قتل میں ملوث ہونے کا اقرار کرے تو میں تیری زندگی بخش دوں گا۔ میرے سوال کا جلدی جواب دے کھیرن، ورنہ میں گولی کا سیسا تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ بھگوان کے واسطے میرے پتی کو نہ مارو۔ اس کی بیوی اورنگزیب کے قدموں پر گر کر اس کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ میری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تو درمیان میں نہ آ۔ اورنگزیب نے ڈپٹ کر کہا، مجھے راجا کھیرن کے منہ سے صرف یہ سننا ہے کہ وہ میری بہن کا مجرم ہے کہ نہیں۔ راجا کھیرن کی کمر میں ایک نقاب پوش نے بڑی زور سے گھونسا مارا جس سے وہ لڑکھڑا گیا۔ بول، جو سوال رنگا پوچھ رہا ہے، ہاں یا نہ؟ نہیں بولتا تو میں تیری زندگی کی ڈور کاٹ دوں گا۔ ہاں ہاں، یہ سچ ہے، کھیرن نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں نے اور میرے دوستوں نے نور العین پر نہ صرف یہ کہ مجرمانہ حملہ کیا تھا بلکہ اس کے بعد میں نے اس گناہ کا ثبوت
چھپانے کے لیے اس کا گلا دبا کر مار دیا تھا۔ اس اقرار جرم کے بعد وہ اورنگزیب سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ دوسرے کمرے سے راجہ کھیرن کی جوان بیٹی سندری اپنی آنکھیں ملتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا پتا جی؟ سندری تم اندر جاؤ، راجہ کھیرن کی بیوی نے گھبرائی ہوئی حالت میں اس سے کہا۔ اورنگزیب نے سندری کو دیکھا تو اس نے اپنے نقاب پوش ساتھیوں کو کہا، اسے قابو کرو، تم جو چاہے مجھے سزا دے دو۔ کھیرن نے التجا کی، لیکن میری لاڈلی بیٹی کو ہاتھ نہ لگاؤ، میں تجھے ایسی موت دوں گا جس سے تو ایک دم نہیں بلکہ روز مرے گا، اسی طرح تڑپے گا جس طرح میرا خاندان، میری ماں، میرا باپ اور میں تڑپا ہوں۔ اورنگزیب نے قہر بھری آواز میں کہا، اٹھا لو اس کی لاڈلی بیٹی کو۔ نہیں نہیں، اتنا ظلم نہ کرو، کھیرن نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اورنگزیب نے ایک گولی راجہ کھیرن کی ٹانگ میں ماری اور اس کی بیوی کو کہا کہ اگر تو نے مزید رونا دھونا بند نہ کیا تو میں تیری سندری کو گولی مار دوں گا، لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنی زبانیں بند رکھو۔ نقابپوش ساتھیوں نے سندری کے منہ میں کپڑا ٹھوسا اور اسے کندھے پر اٹھا کر بجلی کی رفتار سے راجہ کھیرن کے ڈیرے سے بھاگ گئے۔ راجہ کھیرن کے ڈیرے میں نقابپوش اورنگزیب اور ساتھیوں کے حملے اور سندری کے اغوا کی خبر سن کر پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ تھانے دار دھرم ٹہل کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری راجہ کھیرن کے ڈیرے میں پہنچ گئی۔ اسپتال میں راجہ کھیرن کے پاؤں میں لگی گولی کا آپریشن ہوا تھا۔ وہ اسپتال میں داخل تھا جبکہ اس کی بیوی پنڈال میں جمع دیہاتیوں اور پولیس کے سامنے واویلا کر رہی تھی۔ تھانے دار راجہ کھیرن کی بیوی کو یہ تسلی دے رہا تھا کہ میں اسے بحیثیت چوہے کو کبھی شیر نہیں بننے دوں گا۔ اورنگزیب کی اتنی پسلی بھی نہیں ہے کہ وہ کالا نقاب پہن کر رنگا ڈاکو کی شکل اختیار کرے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد راجہ کھیرن پاؤں میں پٹی بندھا ہوا آپریشن سے فارغ ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ وہ حالانکہ شدید تکلیف میں تھا۔ راجہ صاحب آپ فکر نہ کریں، تھانے دار دھرم ٹہل اس کے قریب گیا اور اسے کہا، میں بہت جلد اورنگزیب اور آپ کی بیٹی کو آپ کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو نے اب تک کیا ہی کیا ہے؟ راجہ کھیرن نے اس پر غصے سے چڑھائی کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ الفاظ سنا کر طفل تسلیاں نہ دے کہ میں اورنگزیب کے قبضے سے سندری کو چھڑا لوں گا۔ مجھے ہر حال میں اورنگزیب اور اپنی بیٹی چاہیے، اور یاد رکھ، اگر تو اس سلسلے میں ناکام لوٹا تو اسی کرب سے گزرے گا جس سے میں گزر رہا ہوں۔ راجہ صاحب، تھانے دار دھرم ٹہل دہل کر بولا، میں ابھی اور اسی وقت اورنگزیب کی تلاش اور سندری کی بازیابی کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دیتا ہوں۔ تھانے دار دھرم ٹہل نے اورنگزیب کی گرفتاری کے لیے فوری طور پر پولیس کی 3 ٹیموں کی منظوری ہیڈ آفس سے لی۔ پولیس کی ان تینوں ٹیموں نے اورنگزیب کو گاؤں در گاؤں، بدماشوں کے ٹھکانوں اور جہاں جہاں ان کی موجودگی کا شک تھا وہاں اسے خوب تلاش کیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ اسی دوران راجہ کھیرن نے بڑی پولیس ہیڈکوارٹر لاہور میں اورنگزیب کے ہاتھوں اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ کر دی۔ اس رپورٹ پر اورنگزیب کو تلاش کرنے کے لیے مزید پولیس پارٹیاں تشکیل دی گئیں اور اس کی براہ راست نگرانی ایس پی سنگھڑ نے سنبھال لی، لیکن اورنگزیب کو کچھ علم نہ ہو سکا۔ یہ خبر ہندوستان سے نکلنے والے بڑے بڑے اخبارات اور ریڈیو کی زینت بن گئی۔ ایک دن راجہ کھیرن کے خاص آدمی مکیش کی سربریدہ لاش گاؤں کے قریب ایک ویرانے سے ملی۔ مکیش ان مجرموں میں شامل تھا جنہوں نے نورا لین کے اوپر مجرمانہ حملہ کیا تھا اور مقتولہ کو سوکھے کنویں میں پھینکنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ اورنگزیب نے اپنی بہن کا بدلہ لیا ہے اور وہ باقی مجرموں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ پولیس کی انٹیلی جنس رپورٹ کے مطابق اورنگزیب نے زمیندار راجہ کھیرن کے ہاتھوں اپنی بہن کی عزت لوٹنے اور قتل اور پولیس انتظامیہ کی جانب سے عدم تعاون کی وجہ سے اس بے حسی سے بددل ہو کر راجہ کھیرن اور اس کے ساتھیوں سے بذات خود انتقام لینے کا فیصلہ کیا اور اس نے ارد گرد کے وارداتیوں کے ساتھ مل کر اپنا ڈاکوؤں کا گروہ بنا لیا ہے اور اس کا ٹولہ ڈسکہ تا جالندھر اس کے درمیان میں کسی خفیہ مقام میں چھپا بیٹھا ہے۔ اب وہ اورنگزیب سے رنگا ڈاکو کے نام سے شہرت پا چکا تھا۔ دراصل اورنگزیب کو رنگا ڈاکو کا خطاب اس وقت کے میڈیا نے انگریزوں کی ایما پر دیا تھا۔ رنگا ڈاکو نے اپنی وارداتوں کا دائرہ پانی پت تک مزید بڑھا دیا تھا۔ اس نے ایک آزادی پسند تحریک باغیوں کے ٹولے سے گروہ سے اپنے
टोले का इल्हाक कर लिया था। इस तहरीक आज़ादी की क़यादत उत्तम सिंह का टोला करता था। रंगा डाकू और उत्तम सिंह आला अंग्रेज और इंडियन अफसरान को निशाना बनाया करते थे। उन्होंने लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर टूमस गोरा मेजर ब्यू को गोली मार दी। इसके साथ साथ उसने कई बार सरकारी खजानों के कानबाओं को लूटा था। हुकूमत वक्त ने उस जमाने में रंगा डाकू को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पर 20,000 रुपये नकद और 10 मुरब्बा नहरी ज़मीन बतौर इनाम का ऐलान किया था। उस जमाने के लोग बतलाते हैं कि रंगा डाकू ने अपनी बहन नूरुल ऐन की इज्जत लूटने वाले एक किरदार सोनू के घर में घुसकर पहले उसकी जवान बीवी को काबू करने के बाद अपने ही डाकू टोले के एक डाकू के हवाले कर दिया था। इसे सानू के हवाले करने के बाद उसके दोनों बाजुओं को गोलियों का बस्ट मारकर सारी जिंदगी के लिए उसने अपाहिज कर दिया। सानू ने देश में आकर डाकुओं के हाथ इज्जत लूटने के बाद अपनी बीवी को भी गोली मार दी। रंगा डाकू का कहना था कि उसे जमींदारों गोरों से नफरत है। ये गोरे जालिम जमींदारों के बलबूते पर गरीब आवाम पर जुल्म ढाते हैं। इधर राजा खेरन की बेटी सुंदरी को रंगा डाकू के हाथों ख्वार होते हुए 2.5 साल गुजर गए। उसकी हालत नीम पागलों जैसी हो गई थी। ममता की मारी उसकी बीवी ने उसका जीना हराम किया हुआ था कि वो हर कीमत पर उसकी बेटी को जालिम रंगा डाकू के हाथों से छुड़ाए। गौरों ने रंगा डाकू के सर की कीमत 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी थी, जिसमें से 30,000 रुपये राजा खेरन ने हुकूमत को देने का वादा किया था। एक दिन राजा खेरन के डेरे में एक चिट्ठी मिली जिसमें सुंदरी की लिखाई में लिखा गया था कि मैंने मुसलमान होने के बाद अपनी मर्जी से औरंगजेब से शादी कर ली है और आपका एक नवासा भी है। आखिर में उसने लिखा कि औरंगजेब एक अच्छा कदरदान इंसान है। वो तुम लोगों के जुल्म की बिना पर एक शरीफ-उन-नफ्स इंसान होने के बावजूद डाकू बना है। मुझे आपसे नफरत और रंगा डाकू की बीवी होने पर फख्र है। हमें तलाश करने की कोशिश ना करना। सुंदरी। रंगा डाकू को किस तरह पकड़ा और सुंदरी को उसके चुंगल से कैसे छुड़ाया जाए। इंतजामिया के अफसरान इस मसले पर सर जोड़कर गौर-व-खोज करने लगे। एक दिन पुलिस इंटेलिजेंस के कारिंदों ने इंतजामिया को यह खुफिया रिपोर्ट दी कि औरंगजेब ने अपनी बीवी सुंदरी और अपने बच्चे को महल्ला अनफाना में अपने एक जिगरी दोस्त मूसा खान के मकान में छुपा कर रखा हुआ है और वो हर जुमे को अपना रूप बदलकर सुंदरी से मिलने आता है। एसपी संगर सिंह बड़ी एहतियात से औरंगजेब को काबू करना चाहता था। उसने जिला जेहलम से भारी इजाफी पुलिस नफरी को बुलवाया, जिनमें ज़्यादातर माहिर निशानाबाज कमांडोज थे। वो मकान की निगरानी करने लगे। आखिर 4 दिन बाद इनकी मेहनत रंग लाई। रंगा डाकू भेष बदलकर अपने 5 साथियों के साथ महल्ला अनफाना में मूसा खान के घर अपनी बीवी सुंदरी और बेटे से मिलने आया तो पुलिस की भारी नफरी ने इस मकान को अपने हिसार में ले लिया। एसपी सिंगर ने पुलिस नफरी को यह हिदायत जारी की थी कि हर मुमकिन तरीके से सुंदरी को जिंदा बाजियाब करवाना है और औरंगजेब को किसी सूरत में भागने नहीं देना। रंगा अपने 5 डाकू साथियों के साथ सुंदरी और बेटे के कमरे में मौजूद था। इसी दौरान एसपी संगर सिंह ने मेगाफोन स्पीकर पर उसे बावर कराते हुए कहा कि अब तुम मुकम्मल तौर पर पुलिस की भारी नफरी के नरगे में हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सुंदरी, अपने बच्चे और अपने साथियों समेत खुद को कानून के हवाले कर दो। मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम लोगों की जिंदगियों को हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। औरंगजेब ने सुंदरी को कहा कि तू बच्चे समेत पुलिस के पास चली जा। ये कुत्ते मुझे किसी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुंदरी ने औरंगजेब से पूछा कि क्या तुम भी हमारे साथ अपने आप को पुलिस के हवाले करोगे। उसने कहा कि नहीं, मैं मरकर भी ऐसा नहीं करूंगा। सुंदरी ने उसके पांव पर गिरकर कहा कि तुम मेरी खातिर नहीं तो अपने बच्चे की खातिर अपनी जिद छोड़कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। औरंगजेब ने भी अपनी जगह जिद पकड़ ली कि वो मर जाएगा, लेकिन वो खुद और अपने साथियों को कभी भी पुलिस के हवाले नहीं करेगा। सुंदरी ने औरंगजेब के कंधे पर अपना सर रखते हुए कसम खाई कि वो हर हाल में उसके साथ ही रहेगी। औरंगजेब ने अपने डाकू साथियों को कहा कि सुंदरी और बच्चे को जबरदस्ती पकड़कर घर का दरवाज़ा खोलकर पुलिस के हवाले कर दें। उन्होंने दोनों को जबरदस्ती घसीटकर दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सुंदरी उनसे अपना आप छुड़ाकर वापस औरंगजेब के पास आ गई। इसी कश्मकश में एसपी सिंगर ने अपने पुलिस कमांडोज को हुक्म दिया कि वो घर के गिर्द
अपना हिसार तंग कर दें। उधर औरंगजेब ने पुलिस की अपने घर की जानिब पेशकदमी को भांपा तो उसने अपने 5 साथियों को पोजीशन लेकर पुलिस से आखिरी वक्त तक मुकाबला करने का हुक्म दिया। उसने अपने 4 असलाबरदार साथी छत पर चढ़ा दिए, जबकि उसने खुद अपने एक साथी के साथ मकान के निचले कमरे की खिड़कियों की आड़ लेकर पुलिस से मुकाबला करने का फैसला किया। उधर एसपी सिंगर सिंह ने पुलिस नफरी को हुक्म दिया कि वो पहले मुकाबला करने वालों की जानिब बेहोश करने वाले गैस फेंके। इसकी पहली तरजीह ये थी कि सुंदरी, बच्चा और तमाम डाकुओं को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। एक वक्त ऐसा भी आया कि एसपी संगर सिंह ने यह महसूस किया कि औरंगजेब और उसके साथियों की जानिब से शदीद मज़ाहमत और मुकाबला हो रहा है और बेहोश करने वाली गैस से खिलाफ तवक्को कोई असर नहीं हो रहा। उसने अपने निशानाबाज पुलिस कमांडोज को हुक्म दिया कि वो सबसे पहले छत से मुकाबला करते रंगा के डाकू साथियों को गोली का निशाना बनाएं। पुलिस निशानाबाजों ने छत पर चढ़े मुकाबला करते 4 डाकुओं को जब मार गिराया तो रंगा और उसके साथी ने खुद छत पर चढ़कर मुकाबले की ठानी। दोनों ने मकान की छत पर चढ़कर आगे बढ़ती पुलिस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जबकि सुंदरी पिस्तौल भर भर कर दोनों को छत पर सप्लाई करती रही। दोनों जानिब से छोटे बड़े असले का बेदरेग आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा था। माहौल में बारूद और धुएं की बदबू फैली हुई थी। पुलिस और रंगा डाकू की जानिब से मुकाबला तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि ये सिलसिला एक खौफनाक धमाके की आवाज़ से यकदम रुक गया। ये ग्रेनेड का धमाका था। एसपी सिंगर का यह ख्याल था कि शदीद मुकाबला करते बकिया मकीनों ने असला ख़त्म होने के बाद मुश्तरका खुदकुशी कर ली है। एसपी ने कुछ देर मज़ाहमतकारों की जानिब से मज़ीद मुतवक्के मज़ाहमत का इंतज़ार किया। उसे जब कभी यकीन हो गया कि सारे के सारे मारे जा चुके हैं तो उसने पुलिस पार्टी को मकान के अंदर जाने का हुक्म दिया। पुलिस जब मकान के अंदर घुसी तो कमरे के अंदर इन्हें सुंदरी की लाश से चिमटा बेहोश बच्चा और करीब पड़ा शदीद जख्मी हालत में रंगा डाकू का साथी मिला, जबकि छत पर उसके 4 डाकू साथियों की लाशें पड़ी हुई थीं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इन्हें पूरे घर में औरंगजेब की लाश कहीं भी नहीं मिली। वो कहाँ गया? वो अगर पुलिस मुकाबले में मारा गया तो उसकी लाश कहाँ गई? पुलिस पार्टी को इन सवालात के जवाबात ना मिल सके। ताहम रंगा डाकू के शदीद जख्मी साथी ने दम तोड़ते हुए ये बयान दिया था कि मेरे साथ आखिरी वक्त तलक औरंगजेब छत पर पुलिस से मुकाबला कर रहा था। मेरी कमर में गोली लग गई थी। उसने मुझे कहा था कि नीचे कमरे में चले जाओ। मैं जब नीचे आया तो सुंदरी अपने बच्चे के साथ चिमटी सहमी हुई बैठी थी। उसने मायूसी से कहा कि हमारे पास गोलियां ख़त्म हो गई हैं, तुम औरंगजेब को नीचे बुला लो ताकि अब हम अपने आखिरी लम्हों में अपनी ज़िंदगी और मौत का फैसला कर सकें। मैंने आवाज़ देकर छत पर चढ़े औरंगजेब को कमरे में नीचे बुलाया था। औरंगजेब ने नीचे उतरकर सुंदरी और मुझे कहा कि मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त देता हूँ कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इस तरीके से तुम तीनों कम से कम जिंदा तो रह सकोगे। लेकिन सुंदरी और मैंने उसे वचन दिया कि हम सब साथ जिए और साथ ही मरेंगे। उसके साथ ही हमारे कानों में ग्रेनेड फटने की समा खराश आवाज़ सुनाई दी। मेरे आसाब शल हो गए थे। मुझे इसके बाद कुछ भी पता न चला। बाद में वो शदीद जख्मी डाकू भी मर गया। पुलिस पार्टी ने इस मकान तो क्या इस इलाके का चप्पा चप्पा कई बार खंगाल डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी इस अमर का सुराग न मिल सका कि हैरत अंगेज और पुरस्कार तौर पर औरंगजेब कहाँ गायब हो गया। आया जबकि वो मरा भी था या किसी तरह पुलिस का घेरा तोड़कर भागा था। रंगा डाकू का आज तक पता न चला कि वो कहाँ गया, लेकिन इसके बाद वो कभी मंजर आम पर नहीं आया। उसके बेटे को एक हिंदू बे औलाद जोड़े ने गोद ले लिया था।